आज विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई है और अगली बैठक की तारीख तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में ये बैठक होगी। लेकिन इस बैठक के बाद एक जो नया नाम आया है इस महागठबंधन का, या यूं कहें यूपीए का, वो अब इंडिया होगा। इन तमाम मसलों पर कितनी सार्थक ये बैठक रही, इस बैठक के साथ ही एनडीए की बैठक भी चल रही है, तो क्या दोनों बैठकों के दौर से एक दूसरे को ये भी दिखाया जा रहा है कि किसमें कितना है दम, क्योंकि चुनाव अब सर पर है और उसकी तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं। दोनों बैठकों का मकसद क्या है और इन दोनों बैठकों में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता आनंद पाठक जी। आनंद जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वहां रेजिडेंशियल एडिटर एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आती हूं। नाम पर पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंडिया नाम आखिर क्यों? नहीं, देखिए आसिया, निश्चित तौर पर जो महागठबंधन की आज बैठक हुई है, अब एनडीए में का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब महागठबंधन का नाम जो है वो एनडीए की तुलना में अगर आप देखेंगे तो वो सटीक बैठ नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो राहुल गांधी का भी जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि इंडिया का मतलब ही है अब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और मतलब कहीं ना कहीं से एनडीए को टक्कर देने के लिए इन्होंने इंडिया नाम रखा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आसिया, वह यह है कि लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, उसको अगर कहीं से भी कोई टक्कर दे सकता है तो मोदी को सीधे तौर पर टक्कर कौन देगा? तो अब इंडिया टक्कर देगा। अब देखिए, इस नाम के पीछे की पूरी मंशा यही कहीं ना कहीं से है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब इंडिया की तुलना में भी बीजेपी कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, फेसबुक सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो चुका है, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अब इंडिया की लड़ाई, हिंदुस्तान में इंडिया बनाम भारत की लड़ाई होगी, यानी कि बीजेपी या भारत हो गई है और इंडिया जो है वो महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं से नाम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत कैची नाम है इंडिया। अगर आप देखेंगे तो भाई आप कहाँ से हैं, किस अलायंस से हैं, तो इंडिया अलायंस से हैं। आप किस अलायंस से हैं, तो एनडीए से हैं। तो अगर आप एनडीए बनाम इंडिया अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि आप भारत में रह रही हैं और आप उसी का नामकरण अगर आप कर लेती हैं तो निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी मजबूती जो है वो महागठबंधन को निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे ही इंडिया नाम रखा गया वैसे ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड करने लगा, और ट्रेंड ये कर रहा है कि अब हिंदुस्तान में भारत बनाम इंडिया की लड़ाई, यानी कि भारत जो है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग रहते हैं। और आपको याद भी होगा जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो भारत में रहते हैं। तो अब इंडिया नामकरण महागठबंधन का कर लिया गया, लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है कि संभवतः उस बैठक में अपने उस पुराने वक्तव्य का उन्होंने स्मरण नहीं किया होगा। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन का नामकरण चेंज करके, और आप देखेंगे कि आज 24 दलों के नेताओं ने उस बैठक में पार्टिसिपेट भी किया है, तो निश्चित तौर पर एक मजबूती देने के लिए और आम लोगों की जुबान पर सरलता से नाम लाने के लिए इसका नामकरण जो है वो इंडिया किया गया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है, क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं से में एकता वाला देश है। संविधान यहाँ पर समावेशी सबकी बात करता है। संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। तो कहीं ना कहीं से अगर आप इंडिया की बात करती हैं तो उसमें पूरे देश की चर्चा हो जाती है, एक पूरे गणराज्य की छवि जो है वो उभर कर सामने आती है। मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो महागठबंधन ने जो है वो अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। जी आसिया। चलिए आनंद पाठक जी, जो बैठक इंडिया की हुई आज, विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक हुई है, उस बैठक से क्या एनडीए को कोई खतरा है? आज एनडीए की बैठक भी दिल्ली में हुई है और इधर विपक्ष की भी बैठक हुई है। क्या लगता है कि अब एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया आ गई है? जी नहीं, देखिए, कहीं से कोई टक्कर नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी पूरे विश्व के सर्वमान्य नेताओं में से एक हैं, और इस देश में कभी भी इस देश की जनता ऐसे लोगों के पक्ष में कभी नहीं जा सकती है जिसमें एक से बढ़कर एक, आप जानते हैं, सभी सजायाफ्ता उसमें हैं। सबके आप रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये सब किस तरह के लोगों का गठबंधन है। तो कहीं इस तरह की कोई टक्कर की कोई बात ही नहीं है। रही बात इंडिया नाम, उन्होंने बहुत सोच समझ के रखा है। मैं आपको बता दूं कि 200 साल पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे, हमारे भारत में, चूँकि भारत हमारा प्राचीन नाम है, आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने भी एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी। ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो उनका मकसद क्या था? भारत को लूटना। वही कुछ इन लोगों ने भी सब जो इसमें जितने भी दल शामिल हैं और उसमें उनके जो भी नेता हैं, सब पे कहीं ना कहीं किसी पे FIR है, किसी कोई सजा याफ्ता है, किसी के ऊपर किसी तरह का चार्ज है। तो क्या आनंद जी बीजेपी में सब दूध के धुले हैं? आप ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी दागदार नहीं है? नहीं, आप बताइए कि दागदार होना और सजा याफ्ता होना, मतलब दाग तो किसी पे आरोप तो किसी पे लग सकता है, लेकिन जो उस गठबंधन में शामिल लोग हैं उन सभी लोगों में कोई ऐसा एक नेता बता दीजिए जिस पे किसी तरह का कोई उस पे दाग नहीं हो। NDA में आप नरेंद्र मोदी, हम जिस चेहरे को लेकर के पूरा देश में हमारा भाजपा का जो गठबंधन है, जिस चेहरे पे चुनाव हम लोग लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी पे कोई एक दाग आप बता दीजिए आज तक 9 वर्षों के शासनकाल में। उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त भी कोई। तो यानी ये विपक्ष की जो बैठक हुई है आनंद जी, इससे कोई खतरा NDA को नहीं है? NDA भी तो अपनी जोर आजमाइश और एक तरह से चुनावी मुहिम की शुरुआत कर चुकी है। आज की बैठक में जिस तरह तमाम सहयोगियों के साथ ये बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो घबराहट है विपक्ष की बैठक को लेकर। हर वक्त चुनावी मोड में ही रहते हैं। हमारा मकसद जो सिर्फ चुनाव लड़के सत्ता पाना नहीं है। हमारा जो दल है उस दल का मकसद सिर्फ सत्ता पे आसीन होना नहीं है। सत्ता हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम इस देश को बेहतर बना सके। सत्ता में भागीदारी होगी तभी हम कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, वहाँ संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम इस देश पे कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनाव तो हम लोग हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, हम लोग चुनाव लड़ते ही हैं। और रही बात NDA गठबंधन की, तो इसमें से कई एक साथी जो है हमारे पूर्व से गठबंधन है, उन सब लोगों को हमने सम्मान दिया है। बीच में कुछ एक लोग की कुछ नाराजगी थी जिसकी वजह से चले गए थे। अब उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी का इस देश में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो पुनः फिर हम लोग के साथ में वापस आ गए। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है और दुनिया के तमाम देश इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि आज देश में भारत की, पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। राजीव जी, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। अभी आनंद जी भी कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए NDA एकजुट है और बैठक हो रही है। उधर विपक्ष की बैठक यानी इंडिया की बैठक में भी यही कहा जा रहा है कि देश को बचाने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? दोनों ही देश बचाने चले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाई महागठबंधन कह रही है कि मुझे देश को बचाना है, लेकिन महागठबंधन ये कह रही है कि देश को आखिर किससे बचाना है? तो नरेंद्र मोदी से बचाना है, भाजपा से बचाना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी ये कह रही है कि भाई देश की रक्षा जो है उसके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म जो है वो उसके लिए सबसे पहले। और जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगातार वो सिर्फ राष्ट्र की ही बात करती आ रही है। सवाल कई हैं आसिया। सवाल यह है कि आखिर 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, क्या उसके पहले वाकई में देश को खतरा था? सवाल यह है कि क्या इसके पहले जो लगभग 60-65 साल देश पर जो कांग्रेस ने हुकूमत की, बीजेपी भी कुछ दिनों तक शासन की, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री भाजपा के नेता हुआ करते थे, तो क्या उनके समय में वाकई में देश को खतरा था? और क्या वाकई जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इस देश को अब खतरा नहीं रहा है? तो ये सवाल से कहीं ना कहीं से बीजेपी को भी जूझना पड़ रहा है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर, देखिए, कांग्रेस और फिर जो महागठबंधन है उनकी ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनको ये पता है कि 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, ला के विरोध के बावजूद, उस समय तमाम राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी फुल मेजोरिटी में बीजेपी सत्ता में आई थी। 2019 में जब चुनाव लड़ा गया तो उस समय कई दल जो हैं वो साथ हुए बीजेपी के, लेकिन उसके बाद भी आप देखी होंगी कि किस तरीके से ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में जो है वो नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए। तो अब कहीं ना कहीं से मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि उनको अपनी कुर्सी को न सिर्फ बचाए रखना है बल्कि अपनी सीट में भी इजाफा करना है, क्योंकि अभी 303 बीजेपी के पास है। तो बीजेपी निश्चित तौर पर मोदी यह चाहेंगे कि अगर उनका वाकई में 5 साल का कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छा, अभी 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा, तो उस कार्यकाल के आधार पर वो जनता के भी जा करके वोट मांगेंगे। महागठबंधन जो है वो यह चाहेगी कि भाई जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं UCC बिल लाने की जो बात चल रही है उसका उन लोगों ने विरोध किया है, धारा 376 जो हटाया गया था उसका उन लोगों ने विरोध किया है, कई ऐसे इशूज हैं, 3 तलाक है उसका उन लोगों ने विरोध किया, कई ऐसे इशूज हैं
जिसका कि विरोध जो है वो लगातार महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। मणिपुर अभी कुछ दिनों पहले जो है वो काफ़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं मोदी गवर्नमेंट में, जिसको कि एक बड़ा इशू बना करके निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेता जो हैं वो चाहेंगे कि उसे इशू बनाया जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। चीन का मुद्दा है, ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चीन का जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कई एरिया को लोगों ने अपने हिस्से में मिला लिया है, भारत की सेना जो है वो पीछे हट रही है। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले देश में जो है वो मोदी सरकार ने कहा था कि हर एक साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार कहाँ है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जिसको लेकर के कि विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोदी के पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा, देखिए आसिया, इसी आधार पर पूरी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के वो सरकार को घेरेगी, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं। सरकार के पास ये मुद्दा है कि भाई हमने ये काम किया, हमने 70 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया। तो सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी और जो विपक्ष है वो सरकार का विरोध करेंगी। तो इस मोर्चे पर निश्चित तौर पर विपक्ष को थोड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन विपक्ष के साथ एक समस्या क्या है आसिया, कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। उनके पास जितने भी जो पार्टी उनके साथ जो आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, राजीव, कोई चेहरा यहाँ पर कहने से ज्यादा ये कहना होगा कि बहुत सारे चेहरे हैं जो आपस में खींचतान चल रही है कि आखिर वो चेहरा बनेगा कौन। नहीं, मैं उसी टॉपिक पर भी आ रहा था। तो देखिए विपक्ष के पास जो है सो उनके पास मुद्दे तो कई होंगे, लेकिन आज देखिए मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ कि आज वहाँ बैठक चल रही थी बेंगलुरु में, और उधर तमिलनाडु में जो है वो एक मंत्री के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही थी, जिस पर कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट भी किया कि कितनी भी ताकत लगा दो लेकिन 2024 में आप रोक नहीं पाओगे अपने ईडी और सीबीआई से। तो देखिए विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। दूसरा जो आपका जो सवाल है कि विपक्ष के पास कई चेहरे हैं, देखिए अभी आज की मीटिंग में इस बात की संभावना थी कि संभवतः प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उसके नाम पर मुहर लग जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधिवत आज ये क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी कहीं से भी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी ये बात कही है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये पता है कि कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल जो है वो काफ़ी हाई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहेगी कि भाई राहुल गांधी को चेहरा बनाए। आज उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है। दूसरी ये बात है कि आज ये कहा जा रहा था कि आज की बैठक में संयोजक जो है वो आखिर कौन होगा, जो पूरी इस टीम को लेकर के चलेगा, जो टीम लीडर है वो कौन होगा। आज उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन आज पर भी चर्चा नहीं हुई है। तो समस्या ये है विपक्ष के पास कि ममता बनर्जी पहले से जो टीएमसी के जो लोग हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो ममता दीदी जैसा हो। जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब और दिल्ली में हम स्वच्छ शासन दे रहे हैं तो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। कई चेहरे हैं अभी आनंद जी कम से कम एनडीए इस परेशानी से तो बचा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, जिस तरह दो लोजपा, रामविलास और लोजपा, इन दोनों में जिस तरह चाचा भतीजे की जंग है वो किसी से छिपी नहीं है, तो क्या ये दोनों एक साथ टेबल शेयर करना या एक ही पार्टी में रहना कहीं मुसीबत नहीं होगी एनडीए के लिए? देखिए आप देखे होंगे आज की बैठक में तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। चिराग ने पैर छू कर प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी को और उन्होंने उन्हें गले लगाया, और आपके पारस जी भी थे वहाँ पे, उनसे भी हाथ मिलाया, और कहीं कोई ऐसी बात दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो आपस में उन लोग की कोई बात होगी, लेकिन ये आगे मिल बैठ के सब मामला जो है निपट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब लोग साथ में हैं। ऐसे भी चिराग कभी भी एनडीए से विरोध में नहीं थे, उन्होंने नीतीश जी की वजह से एनडीए छोड़ा था, उन्होंने आज स्पष्ट भी किया। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। पूर्व में भी आपने जो पिछली बार जो एनडीए का गठबंधन था उसमें भी आपने देखा, उसमें हम लोग भाजपा सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, और इस बार और मजबूती से हम लोग आएंगे, क्योंकि देश की जनता देख रही है, देश में जो काम हो रहे हैं लोगों को, जो कोरोना के समय में, और जो भी तमाम उपलब्धियां, अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा इसलिए कि आप सबको पता है कि कितनी सारी उपलब्धियां हैं, उनको हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और जनता भी समझ रही है कि कौन इस देश के लिए उपयुक्त है। इसलिए जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी में है, और एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से हम लोग जीत करके और एनडीए और नरेंद्र मोदी के गठबंधन की सरकार जो है बनेगी, और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी।